स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय मून सर के अंदर। विद्यार्थियों, हमने पिछले पार्ट एक लेसन 7 के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखा कि उत्पादन किसको कहते हैं। उत्पादन के लिए काम में लिए जाने वाले साधन कौन से होते हैं, उन साधनों का निर्धारण हम कैसे करते हैं, किस साधन की क्या भूमिका होती है, और साथ में हमने देखा कि अल्पकाल किसको कहते हैं, दीर्घकाल किसको कहते हैं, अल्पकाल की क्या सिचुएशन होती हैं और दीर्घकाल की क्या सिचुएशन होती है। विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है उत्पादन की अवधारणाएं, या यूं कहें कि उत्पादन के वो पार्ट जिनके अंदर एक उत्पादक है वो उत्पादन करता है या उसकी जांच करता है। तो इस चीज को समझने से पूर्व, उत्पादन के प्रकारों को समझने से पूर्व, हमने अवधारणा के अंदर शुरुआती तौर पर हमने देख भी लिया कि अल्पकालीन उत्पादन फलन किसको कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसको कहते हैं। यहां पे मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, अल्पकालीन उत्पादन फलन को विद्यार्थियों यहां पे हम इस अध्याय में चर्चा उत्पादन के अल्पकालीन उत्पादन फलन के आधार पर ही करेंगे। उत्पादन को मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो ही साधन हम पर यूज कर रहे हैं, एक श्रम और एक भूमि। तो उत्पादन फलन बताता है कि Q इक्वल फंक्शन भूमि और श्रम, क्योंकि अपन दो ही साधन ले रहे हैं, बाकी साधनों को अपन एक बार छोड़ रहे हैं अध्ययन की दृष्टि से। क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमने देखा कि कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। हमने मान लिया कि भूमि है वो स्थिर साधन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भूमि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल परिवर्तन किसमें होता है, श्रम में होता है। और श्रम में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन में जो प्रभाव पड़ता है उसको हम यहाँ पर जांचेंगे कि उत्पादन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इनकी 3 प्रकार की जो स्थितियां हैं उन तीनों स्थितियों की हम चर्चा अलग अलग से करेंगे, जिनके अंदर इनके रेखाचित्र, इनकी तालिकाएं और उत्पादन किस तरीके से प्रभावित होता है उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कुल उत्पादन। जिसको शॉर्ट में अपन टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन से व्यक्त करेंगे। कुल उत्पादन हम उस अवस्था को कहते हैं जिसके अंदर उत्पादन में प्रयोग लिए गए जितने भी साधन हैं, उन साधनों के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन का यदि हम एक साथ योग कर देते हैं तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उत्पादन में प्रयोग लिए गए साधनों द्वारा उत्पादन की मात्रा का योग कुल उत्पादन कहलाता है। या विद्यार्थी इसको लिख सकते हैं कि टीपी बराबर, पहला जो साधन अपन ने यूज किया उसमें पी उत्पादन किया P1, दूसरे ने P2 किया, तीसरे ने P3 किया और इसी प्रकार nवें साधन ने Pn किया। तो इन सभी साधनों के द्वारा जो उत्पादन किया गया उस उत्पादन को हम एक साथ जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में अपने को कुल उत्पादन है वो प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, उत्पादन की इस अवस्था को समझने के लिए हम तालिका का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं
कि कुल उत्पादन में जो परिवर्तन है वो किस स्तर तक और किस प्रकार से होगा। दो साधन की हमने चर्चा की, यहाँ पे भूमि और श्रम की हम तालिका में यूज कर रहे हैं, भूमि, और दूसरा साधन अपन ले रहे हैं श्रम। और इसके कारण कुल उत्पादन है उसको टीपी, फिर हम सीमांत उत्पादन की भी बात करेंगे, औसत उत्पादन की भी बात करेंगे। भूमि के लिए हमने कहा कि भूमि है वो स्थिर साधन है, अर्थात जब उत्पादन नहीं भी हो रहा है तो उस अवस्था के अंदर भी भूमि की मात्रा कुछ न कुछ अपने पास उपलब्ध होती है। किंतु भूमि की मात्रा जो हमें प्रारंभ की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि हम 1 इकाई यूज कर रहे हैं भूमि की, तो ये प्रारंभ में जितनी है उतनी ही अपने अध्ययन के अंदर ये बनी रहती है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये कांस्टेंट साधन आप कह सकते हो, स्थिर साधन कह सकते हो, जबकि परिवर्तनशील साधन है वो प्रारंभ में 0 है, 0 के बाद वो 1 होता है, 1 के बाद वो 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे ही वो उत्तरोत्तर हम बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, जब स्थिर साधन ही अपने पास होता है, परिवर्तनशील साधन हम यूज नहीं कर रहे होते, तो उस समय अपने पास उत्पादन है वो भी 0 होता है, क्योंकि कोई साधन हमने परिवर्तनशील यूज किया ही नहीं, श्रमिकों का आपने इस्तेमाल यहाँ पे किया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। किंतु जैसे ही हमने इसमें साधन यूज किया तो उसके साथ अपना प्रोडक्शन बढ़ गया और बढ़कर 10 हो जाता है। 10 के बाद फिर से हमने साधन बढ़ाया तो कुल प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 30 हो जाता है। फिर हमने इस साधन को और बढ़ाया, 3 किया तो अपना प्रोडक्शन है वो 60 हो जाता है। फिर हम साधन को बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन अपना 80 हो जाता है कुल उत्पादन। 5वां हम साधन यूज करते हैं तो ये 90 हो जाता है। 6ठा साधन करते हैं तो भी ये 90 रहता है, और 7वां साधन अपन यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये 80 हो जाता है। अब विद्यार्थियों, प्रश्न आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर आपने जो तालिका लिखी, इस तालिका को आपने शुरुआत में बढ़ते हुए लिखा, उसके बाद में ये घट भी रही है, एक जगह स्थिर भी हो रही है और फिर ऋणात्मकता की स्थिति में भी आ रही है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो विद्यार्थियों, उत्पादन है वो प्रारंभिक जो दौर होता है उत्पादन का, उस समय उत्पादन तेज गति से बढ़ता है, यानी जिस प्रकार से अपन परिवर्तनशील साधन बढ़ाते हैं उससे भी अधिक तेजी से कुल प्रोडक्शन बढ़ता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये कुल उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से या अधिक मात्रा में क्यों बढ़ रहा है? तो इसके पीछे कारण है कि ये जो स्थिर साधन है इसका यूज बेहतर से बेहतर हो रहा है, अर्थात ये प्रोडक्शन बढ़ने का कारण अकेला ये साधन नहीं है। इस साधन ने तो उतना ही प्रयास किया है, किंतु इस साधन के कारण इस साधन का अतिरिक्त मात्रा में या अधिक यूज हुआ, जिसके कारण प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई दर से मिला। किंतु एक स्टेज ऐसी आती है विद्यार्थियों की जहां पर अब स्थिर साधन का अपने को इस्तेमाल करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने की जो दर है वो कम हो जाती है। कम होने के पीछे कारण है कि अब इसका जितना मैक्सिमम यूज कर सकते थे उतना तो कर चुके, अब तो हम जो परिवर्तनशील साधन यूज कर रहे हैं उन्हीं साधनों के कारण हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, किंतु ये उत्पादन भी एक स्तर तक ही बढ़ता है और उस स्तर पे जाके ये अधिकतम हो जाता है। इसके बाद भी हम साधनों को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन साधनों में अकार्य कुशलता पैदा हो जाती है और उसके कारण जो वर्तमान में साधन काम कर रहे हैं उतना काम उन साधनों के द्वारा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में जो साधन लगाए गए या आवश्यकता से अधिक हम वहां पे साधन यूज कर देते हैं, तो उन साधनों के द्वारा अकार्य कुशलता पैदा होती है। उस अकार्य कुशलता के कारण जो उत्पादन मैक्सिमम होता है उसके बाद से वो घटना प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में जब हम रेखा चित्र का निर्माण करें कुल उत्पादन की स्थिति में, तो विद्यार्थियों एक्स अक्ष पे यहाँ पे उत्पादन लेंगे और वाई अक्ष पे
उत्पादन के साधन और वाई एक्स पे हम लेंगे कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। अब विद्यार्थी यहाँ पे आप चलें, अपन ने पीछे के लेसन मान वाले लेसन के अंदर भी ये चर्चा की थी, फलन की बात की थी, पूर्ति वाले में भी फलन की बात की थी, और वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि आपको ध्यान में रही हो तो कि एक फलन होता है, उसमें दो प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित चर। स्वतंत्र जो चर होते हैं वो हमेशा ही एक्स अक्ष पे यूज होते हैं, और आश्रित चर है वो हमेशा ही वाई अक्ष पर यूज किए जाते हैं, किंतु मान और पूर्ति का नियम है वो इसका अपवाद मैंने बताया था। इसके अलावा सभी के अंदर हम देखेंगे कि आश्रित चर वाई अक्ष पे होगा और स्वतंत्र चर है वो एक्स अक्ष पे। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिए, उत्पादन के जो साधन है वो एक्स अक्ष पे लिए हैं, और आश्रित चर जो कुल उत्पादन है उसको हमने वाई अक्ष पे लिया है। रेखा चित्र के अंदर यदि आप उस तालिका का इस्तेमाल करके ग्राफ से यदि रेखा चित्र बनाएंगे तो आपको प्रारंभ में कुल उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा, किंतु एक बिंदु आ जाएगा, उस बिंदु के बाद उत्पादन है वो घटती हुई दर से बढ़ना प्रारंभ करेगा, और एक बिंदु पर अधिकतम होगा, और अधिकतम होने के बाद में ये घटता हुआ हमें प्राप्त होता है। विद्यार्थियों आगे हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये अवस्थाएं कैसे कैसे और क्यों अपने को प्राप्त हो जाती हैं, और इनका अर्थ क्या लगाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए बिंदु तक है उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ा, ए से बी बिंदु तक ये घटती हुई दर से बढ़ा, और बी बिंदु पर अधिकतम होने के बाद में कुल उत्पादन है वो घटना प्रारंभ कर देता है, जिसका कारण मैं पीछे बता चुका हूं कि प्रारंभ में जो स्थिर साधन होता है उसका बेहतर से बेहतर प्रयोग होने की वजह से प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसका यूज हम अधिकतम करने लगते हैं तो उससे अपने को ज्यादा बेनिफिट नहीं होते, और परिवर्तनशील साधनों के सहयोग से हम एक स्तर तक उत्पादन को बढ़ाने में सफल होते हैं। जबकि इसके बाद भी यदि हम परिवर्तनशील साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुल उत्पादन है वो बढ़ने की जगह घटना प्रारंभ कर देता है। दूसरी स्थिति हम लेते हैं विद्यार्थियों, इसकी प्रथम हो गई कुल उत्पादन, दूसरी की बात करते हैं सीमांत उत्पादन, या इसको उत्पत्ति भी बोलते हैं, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। विद्यार्थी मार्जिनल प्रोडक्शन कहता है कि परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन सीमांत उत्पादन कहलाता है। अर्थात विद्यार्थियों एमपी बराबर होता है डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यू या एफ। हम यहाँ पे परिवर्तनशील साधन सुन ले रहे हैं तो उसको हम एल से व्यक्त कर रहे हैं। अब इस चीज को विद्यार्थियों यहां से हम समझते हैं। देखिए यहां पर जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी हम चर्चा कर चुके, परिवर्तनशील साधन की हम चर्चा कर चुके। अब परिवर्तनशील जो साधन है उस साधन की एक अतिरिक्त इकाई यदि हम प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में टोटल प्रोडक्शन के अंदर क्या बदलाव आता है? तो प्रारंभिक स्थिति में तो कोई बदलाव नहीं। अब यहां से यहां तक एक के बराबर परिवर्तन हमने किया, किसमें? ये डेल्टा एल कितना हुआ? एक परिवर्तित हुआ, और इसका एक परिवर्तित होने से ये कितना परिवर्तित हो गया? 10 के बराबर, यानी 10 माइनस 0 तो 10 के बराबर, तो 10 बटे 1 बराबर कितना आ गया? 10, अर्थात यहाँ पे सीमांत उत्पादन हो गया 10 के बराबर। अब यहां से फिर आगे की हमने चर्चा की, तो यहां से यहां तक परिवर्तन कितना हुआ? 2 माइनस 1। वर्तमान में जो साधन की मात्रा है उसमें से पूर्व की मात्रा साधन की मात्रा को अपन क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो 2 माइनस 1 किया तो 1 आया, 30 माइनस 10 होगा यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन। तो 30 माइनस 10 बटे 1 बराबर 20 बटे 1 बराबर 20।
अर्थात यहाँ पे परिवर्तन 20 आया। फिर आगे अपन यूं ही परिवर्तन निकालेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाए, ये 20 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे फिर -10 हो गया। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारंभ में जब साधन परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है। यहां तक देखिए कि 30 तक तो सीमांत उत्पादन बढ़ा, इसके बाद सीमांत उत्पादन है वो घटना प्रारंभ कर देता है और उस बिंदु पर जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है उस बिंदु पर ये कितना हो गया, 0 हो जाता है। और जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो ये ऋणात्मक बन जाता है। जब इसके रेखाचित्र की हम चर्चा करें विद्यार्थियों, वाई एक्स पे वही प्रोडक्शन अपन सीमांत लेंगे, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं मैं साधन, और जब इसका रेखाचित्र आप निरूपित करेंगे तो विद्यार्थियों प्रारंभ में ये बढ़ता हुआ एक बिंदु पर अधिकतम होगा और अधिकतम होने के बाद में ये घटना प्रारंभ कर देता है, एक बिंदु पर ये 0 होता है, उसके बाद से ये ऋणात्मक बन जाता है। ये सीमांत उत्पादन की स्थिति हो जाती है। अब विद्यार्थियों तीसरी इसकी अवस्था हम लें, वो है औसत उत्पादन। या शॉर्ट में अपन कह सकते हैं एपी, एवरेज प्रोडक्शन। विद्यार्थियों एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम कुल जो उत्पादन होता है उसमें परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देंगे और भाग देने में जो प्राप्त मान होता है उसी को हम क्या कहेंगे, औसत उत्पादन। अर्थात सीधा हम कहें तो एपी बराबर होगा कुल उत्पादन जो भी है उसके अंदर परिवर्तनशील साधन जो अपना अपन ने लिया है एल, उसका यदि हम भाग देंगे तो प्राप्त मान अपने को क्या कहलाएगा, औसत उत्पादन। इसी औसत उत्पादन को हम इसी तालिका के द्वारा माध्यम से समझना चाहें तो देखिए परिवर्तनशील साधन ये है, इसका भाग अपने को किस में देना है, टोटल प्रोडक्शन में देना है। टोटल प्रोडक्शन में हमने इसका भाग दिया तो अपने को मिला 0 में 0 का भाग, 1 का भाग दिया अपन ने 10 में तो 10 मिल गया, 2 का भाग अपन ने 30 के अंदर दिया तो अपने को 15 मिले, 3 का भाग हमने 60 में दिया 20 मिल गए, फिर 4 का भाग 80 में, क्योंकि यहाँ पे हम जो साधन उस स्थिति के अंदर परिवर्तनशील साधन है उसी की इकाई का भाग देंगे, तो 4 का भाग 80 में दोगे तो आपको 20 मिल गए, 5 का भाग 90 के अंदर आप देते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो मान प्राप्त होगा वो 18 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगा और 7 का भाग इसमें दोगे तो 11.4 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों ये सिचुएशन है जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि औसत उत्पादन है वो भी सीमांत उत्पादन की तरीके से प्रारंभ में तो बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु के बाद ये घटना प्रारंभ कर देता है, किंतु औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की तरह ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि औसत का मूल्य कभी भी ऋणात्मक वैल्यू के अंदर यूज नहीं होगा। चाहे उत्पादन के परिवर्तनशील साधन कितने ही क्यों ना हो, औसत उत्पादन का कोई न कोई मान आपको पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों औसत उत्पादन के लिए यदि आप वक्र का इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहां बना रहा हूं, एक्स अक्ष पे साधन अपन ले रहे हैं, वाई अक्ष पे औसत उत्पादन भी प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता हुआ है जैसा कि तालिका में से भी व्यक्त होता है, और एक बिंदु पर ये अधिकतम होता है और इसके बाद ये घटना प्रारंभ करता है, किंतु ये घटकर ना तो अक्ष को कभी छुएगा और ना ही अक्ष से ये नीचे जाता है, क्योंकि ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो विद्यार्थियों ये 3 स्थितियां हैं वो कुल उत्पादन के लिए हम प्रयोग में लेते हैं।
तीनों स्थितियों की हमने चर्चा की। पहली स्थिति कुल उत्पादन थी, दूसरी स्थिति सीमांत उत्पादन, तीसरी अपनी थी औसत उत्पादन। इनको बखूबी हमने जाना कि कुल उत्पादन हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें परिवर्तनशील साधनों के द्वारा उत्पादित उत्पादन की मात्रा को हम जोड़ते हैं। दूसरा हमने सीमांत उत्पादन की बात की। सीमांत उत्पादन हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग परिवर्तनशील साधन की का करने से कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन होता है तो हम उसको सीमांत उत्पादन कहते हैं। और तीसरी अवस्था के अंदर हमने बात की कि औसत उत्पादन है, वो हम उस स्थिति को कहते हैं जिसके अंदर कुल उत्पादन के अंदर परिवर्तनशील इकाई का भाग देके जो भी मान प्राप्त होता है उसको हम औसत उत्पादन कहते हैं। और इनके रेखा चित्र और तालिकाओं की हमने चर्चा की कि कुल उत्पादन है वो प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद ये घटती दर से बढ़ना प्रारंभ करता है और अधिकतम होने के बाद में घटना प्रारंभ करता है। उसी प्रकार एमपी की हमने बात की कि एमपी है वो प्रारंभ के अंदर बढ़ती है एक बिंदु तक, उसके बाद ये घटती है, घट के जीरो होती है, जीरो के बाद ये ऋणात्मक हो जाती है। किंतु एपी के साथ ऐसा लागू नहीं होता, ये प्रारंभ में बढ़ती तो है किंतु ये घटने लगती है तो घटकर कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं होती है। ये तीनों स्थितियां हमने रेखा चित्र और तालिका के माध्यम से अलग अलग प्रकार से इनको समझने का प्रयास किया है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आएगी तो वो मुझे अवगत करवाएंगे। साथ ही विद्यार्थी चलते चलते मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ये सिचुएशन हमने ली, ये सिचुएशन ये ही पहली इकाई के द्वारा किया गया उत्पादन दर से, इसी प्रकार दूसरी इकाई के द्वारा किया गया उत्पादन बी से, इसलिए हम इस अवस्था को टोटल प्रोडक्शन को यूं भी लिख सकते हैं सिग्मा एम। यदि हम मार्जिनल प्रोडक्शन का योग कर दे तो भी अपने को कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं यहां से करके आपको बता देता हूं कि जैसे पहली इकाई में मार्जिनल प्रोडक्शन 10 था तो 10 जीरो के साथ जुड़ गया तो 10 हो गया, फिर इसमें 20 हो गया तो 20 और 10 जुड़ के कितने हो गए 30 हो गए, फिर इसमें 30 हुआ तो 30 और 30 जुड़ के 60 हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ 20 हुआ तो 20 और 60 80 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हुआ तो 10 और 80 90 हो जाएंगे, 0 और 90 90 रह जाएंगे, 90 माइनस 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। अर्थात हम सीमांत उत्पादन का योग भी यदि करते हैं तो भी अपने को कुल उत्पादन ही प्राप्त होगा। इसी चर्चा के साथ मैं आज इस टॉपिक को यही समाप्त करता हूं। कल हम इस अध्याय के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे उत्पत्ति के नियमों की, कि 3 प्रकार के जो उत्पत्ति के नियम हैं वो कैसे लागू होते हैं, कब लागू होते हैं और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।